जो है एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और वो है आपका मानस खंड। क्या है? मानस खंड है साहब। ठीक है, मानस। ठीक है, तो मानस खंड जो है हम थोड़ा सा यहां से समझते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। पर जो है मैं पहले केदार खंड को समझाता हूं इसमें और तब मानस खंड को समझाता हूं, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। होता क्या है, कभी कभी सीमाएं पूछता है वो कि स्कंद पुराण के अनुसार जो है केदार खंड की दक्षिणी सीमा कौन सी है, केदार खंड की उत्तरी सीमा कौन सी है, केदार खंड की पश्चिमी सीमा कौन सी है और केदार खंड की जो है पूर्वी सीमा कौन सी है। या इसी प्रकार से मानस खंड में भी जोड़ता है। तो सीमांकन मैंने आपको बताया था ना, शुरू में एक लाइन लिखवाई थी मैंने कि वर्तमान भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जो है उत्तराखंड का वर्णन करने वाला प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? स्कंद पुराण है। अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसका एक भाग मैंने भले बता दिया आपको, लेकिन जो है मैं आपको इस मैप से जो है यहां पर समझा रहा हूं। ठीक है, तो जो है अगर क्वेश्चन कभी ये पूछा जाता है कि जैसे केदार खंड कौन, तो जो है ये किया है केदार खंड, केदार खंड यानी कि गढ़वाल, गढ़वाल है ना ये। और ये क्या है? मानस खंड यानी कि कुमाऊं। कुमाऊं है ये। अब सबसे पहले जो है मैंने शायद केदारखंड की सीमा नहीं बताई नहीं आपको, नहीं बता रखी, सीमा नहीं बता रखी है, वो छोड़ रखा मैंने जानबूझ के, मैं इससे अब जो है क्योंकि अगर मैं पहले बताता इसको ना तो थोड़ा सा जो है समझने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो दूसरा पार्ट इसका छूट जाता है। ठीक है, तो यहां पर अच्छे तरीके से समझिएगा कि अगर वो पूछता है कि केदारखंड की जो है दक्षिणी सीमा, ये केदारखंड केवल गढ़वाल वाले पोर्शन की दक्षिणी सीमा जो है कहां से शुरू बताई गई है, तो कहां से? गंगा द्वार, हरिद्वार का वर्णन है। ज्यादातर यही है ट्रेंड होने वाला क्वेश्चन, ये जो है केदारखंड की जो है दक्षिणी सीमा कौन सी है। तो जो है केदारखंड की जो दक्षिणी सीमा है ये है गंगा द्वार, हरिद्वार, ये याद रखना है। ठीक है, और यहां से जो है इसकी सीमा बता रखी है ना, नंदा देवी पूर्व सीमा है। यहां से इसकी सीमा बता रखी है श्वेतांचल श्रेणी, इसका नाम रखा गया है श्वेतांचल श्रेणी। और आपको पता होना चाहिए श्वेतांचल श्रेणी किसको कहा जाता है। सफेद क्या होता है? बर्फ। और बर्फ कहां गिरती है? हिमालय में, तो यानी कि हिमालय को। हिमालय को जो है श्वेतांचल श्रेणी कहा गया है। अगर हम यहां पर समझेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा आपका गंगा द्वार हरिद्वार। अगर आप मैप नहीं बना सकते ना तो इस तरीके से बनाइएगा, ऐसे तो समझ जाओगे। तो केदारखंड की जो सीमा है, केदारखंड की जो सीमा है, सीमाएं वो समझनी है आपको कि गंगा द्वार, ये है गंगा द्वार से लेकर के ये हरिद्वार वाला इलाका है, हरिद्वार वाला यहां से शुरू होती है। और श्वेतांचल श्रेणी यानी कि नॉर्थ वाला जो पोर्शन आता है ये जो है श्वेतांचल श्रेणी है ये। और ये है आपका जो है हिमालय, भाई हिमालय, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट। आओ आगे आ जाओ। ठीक है, इधर बैठो, थोड़ा खिसक जाओ, 5 हो रहे हैं, 4 वाले 4 आप खिसक जाओ। ठीक है जी, देहरादून में अगर इतनी जगह छोड़ने लगी है ना तो सारे जाएंगे गांव की तरफ, देहरादून में जगह ही कहां है। तो जो है ये याद रखना है कि ये जो है क्या है, सीमाएं हैं। अगर पश्चिमी सीमा कहेगा, ये पश्चिमी सीमा कहेगा तो एक नदी आती है यहां पर जिसका नाम है तमसा। तमसा मतलब टॉस भाई, हाँ जी। ये पूछता है कि जो है केदारखंड की पश्चिमी सीमा, तो पश्चिमी सीमा पर एक नदी जो है दिखाइएगा और इसका नाम है तमसा। और तमसा कहते हैं टॉस को भाई, टॉस नदी को, टॉस नदी को, ये याद रखना है। ठीक है, और अगर पूर्वी सीमा पूछता है तो आप इसको यहां ना समझें, हम केदारखंड पढ़ रहे हैं तो सिर्फ जो है यहां पर होना है। ठीक है, यानी कि पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में एक पर्वत है आज भी। ठीक है,
आज भले जो है नाम केदारखंड ना हो, लेकिन सीमाएं तो वही हैं। तो जो है इसका नाम है नंदा पर्वत। क्या है? नंदा पर्वत। अब केदारखंड में तो सिर्फ नंदा पर्वत लिखा हुआ है, लेकिन ये नंदा देवी सेकंड है। नंदा देवी द्वितीय शाखा है, ये जिसको हम जो है नंदा देवी पूर्वी कहते हैं। नंदा देवी पश्चिमी को फर्स्ट कहा जाता है, नंदा देवी सेकंड को जो है पूर्वी कहा जाता है। तो नंदा देवी जो पूर्वी है, ये जो है आज भी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में जो है, ये चमोली है और ये पिथौरागढ़ है, इनके बीच में जो है सीमा बनाती है, सीमा बनाती है भाई। अगर ये नहीं होगा माना, तो एक और पर्वत का नाम जो है लिखा हुआ है कि जो गढ़वाल कुमाऊं के बीच में जो सीमा बनाएगा केदारखंड और मानसखंड के बीच में, तो वो जो है मुख्य रूप से यहां पर है, और इसका नाम है बौद्धांचल। बौद्धांचल। और इसी बौद्धांचल के नाम पर जो है चमोली में, सॉरी ये है चमोली, चमोली में एक स्थान का नाम आता है जिसका नाम है बदाणगढ़। बदाणगढ़, बदाणगढ़ जो है इसी के नाम पर, बौद्धांचल पर्वत के नाम पर ही पड़ा हुआ है ना बदाणगढ़ चमोली में। अरे नंदा देवी का मूल स्थान है भाई ये, गढ़ कुमो की देवी नंदा देवी, है ना। तो ये जो पूर्वी सीमा है केदारखंड की, केवल केदारखंड की, ये जो है या तो आपको जो है नंदा पर्वत, ज्यादातर यही पूछा जाता है वैसे, नंदा पर्वत, नंदा पर्वत। अगर ये नहीं आएगा तो जो है इसको लिखिएगा बौद्धांचल। बौद्धांचल भाई। तो याद रखना है कि ये हमारी केदारखंड की जो है सीमाएं हैं, और ज्यादातर जो ट्रेंड होने वाला क्वेश्चन है ये तीन है नीचे के। एक जो है आपका दक्षिणी सीमा पूछता है, पूर्वी सीमा पूछता है, और लिखा हुआ भी है ईस्ट। ये वेस्ट की जो सीमा है ये जो है पूछा जाता है। तो लिखवाना पड़ेगा या ऐसे करके समझ जाओगे? समझ जाएंगे ना? हाँ, लिखवा करके कोई फायदा नहीं है, सीधा यही तो बात है, एक ही बात है जी। लिखवाना है? ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो लिखो, ठीक है, लिखिएगा, कोई बात नहीं, जिनको समस्या लिखो, लिखिएगा केदारखंड की सीमाएं लिखो, है केदारखंड की सीमाएं लिखिएगा। देखिए, केदारखंड की दक्षिणी सीमा, केदारखंड की दक्षिणी सीमा गंगा द्वार हरिद्वार से केदारखंड की दक्षिणी सीमा गंगा द्वार हरिद्वार से श्वेतांचल श्रेणी हिमालय में उत्तर तक फैली है। ठीक है, श्वेतांचल श्रेणी हिमालय तक, उत्तर में हिमालय तक फैली है। ठीक है, ये उत्तर में हिमालय तक फैली है। पश्चिम में तमसा नदी टॉस से, केदारखंड की सीमा पश्चिम में, ये पश्चिम है, वेस्ट का इलाका, तमसा नदी टॉस से नंदा पर्वत या बौद्धांचल पर्वत चमोली तक फैली है। नंदा पर्वत या बौद्धांचल पर्वत चमोली में है, ये दोनों पर्वत जो है चमोली के भाग हैं, चमोली में है, चमोली तक फैले हैं। इसके बीच में जो है आपका, अब वैसे तो सीमा जो दूरी भी बता रखी है कि यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी है वो है 50 योजन। लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना नहीं आता पेपर में, बस आपको पॉइंट पता होने चाहिए, बाकी नहीं आते। ठीक है, 50 योजन। और जो है यहां से लेकर के और यहां तक जो है 30 योजन, है ना, ऐसा भी कहा गया है। तो लेकिन ये आवश्यकता नहीं है लिखने की, ये जो है केदारखंड का जो है विवरण है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको मानसखंड भाई है। ये बाकी मैंने विवरण बता दिया, सीमांकन नहीं बताया था, अब मानसखंड की सीमांकन बता रहा हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बना देता है वो, चालाकी से जो है सीमा पूछ लेता है कि केदारखंड के अनुसार गढ़वाल कुमाऊं की सीमा कौन सी है। तो नंदा पर्वत आपको जो है याद रखना है। अब क्या होता है, अब मैं आपको बता रहा हूं मानसखंड भाई है, मानसखंड, और ये है सीमांकन।
की सीमाएं भाई, मानस खंड की सीमाएं। अब ये है चंपावत। देखो, चंपावत का पुराना नाम है, धार्मिक नाम है कमादेश। क्या है? कमादेश। ये इसको कहा जाता है कमादेश। कमादेश, यहां से यह सीमा शुरू होती है और जो है उत्तर में जो है एक ताल है जिसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर तक, यानी कि कमादेश से ये साका ये शुरू होता है और जो है ये मुख्य रूप से कमादेश तक। और इसकी जो पश्चिमी सीमा है इस प्रकार से है, ये जो है नंदा पर्वत वही रहेगा, पर्वत नहीं बदलेंगे, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा कौन बना रहा है? नंदा पर्वत। नंदा पर्वत, और यहां से लेकर के पूरब में जो है ये सीमा बनाता है नेपाल में काकगिरी। काकगिरी एक पर्वत का नाम है साहब, काकगिरी नेपाल। काकगिरी नेपाल में है ना। तो जो है मुख्य रूप से ये जो है मानस खंड की जो है सीमा है। ठीक है, हम अगर इस प्रकार से समझें तो ये चंपावत का इलाका है। चंपावत, इसका पुराना नाम है कमादेश। कमादेश, यहां से सीमा शुरू होगी और जो है ये जाएगा मानसरोवर ताल तक। सरोवर ताल तक, मानसरोवर ताल तक। और पश्चिम में जो है वही नंदा पर्वत से लेकर के, नंदा पर्वत ये जो है गढ़वाल कुमाऊं की सीमा है, और ये जाएगा काकगिरी नेपाल तक। काकगिरी नेपाल तक। ठीक है, अब ज्यादातर जो है यहां भी एक तो या तो गढ़वाल कुमाऊं की सीमा पूछेगा, या दक्षिणी सीमा पूछेगा, या जो है पूर्वी सीमा पूछेगा। ठीक है, यहां ये भी नहीं, क्योंकि इसके नाम पर तो चर्चा है तो इसका पता तो चल जाता है। इसमें बहुत बड़ा अभी इसका जो है विवरण मैं दूंगा, मानस नाम जो है इसी से आ रखा है, तो वो तो पता चल जाता है, लेकिन जो है ये सीमाएं पता नहीं चलती हैं, और जो है मुख्य रूप से ये आपको समझना है। तो जिन लोगों को लिखने में समस्या है, मतलब उतारने में समस्या है, वो जो है लिखें इसको। ठीक है, मानसखंड अलग से लिखना है, मानसखंड में बहुत सारा विवरण आएगा, तो ऐसा नहीं केदारखंड के बीच में जो है मानसखंड को फंसा दिया आपने, इसको अलग से लिखिएगा, मानसखंड की सीमाएं लिखिएगा। मानसखंड की सीमाएं पश्चिम में नंदा पर्वत से, पश्चिम में नंदा पर्वत से पूर्व में काकगिरी तक, पश्चिम में नंदा पर्वत से पूर्व में काकगिरी तक, तथा दक्षिण में कमादेश से, कमादेश चंपावत से उत्तर में मानसरोवर तिब्बत तक। दक्षिण में कमादेश चंपावत से, ये लिखा हुआ भी है, से उत्तर में मानसरोवर तिब्बत तक। मानस खंड की सीमाएं फैली हुई हैं, मानस खंड की सीमाएं फैली हुई हैं भाई। ठीक है, तो ये मुझे आपको जो है समझाना था, और अब जो है हम जो है मानस खंड के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो पढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक नोट करके लिखो तो नीचे से, एक क्वेश्चन जो है ये वाला ना, ये वाला ज्यादा पूछा जाता है कि कहां ये पर्वत है, तो लिखिएगा मानस खंड के अनुसार, मानस खंड के अनुसार लिखिएगा गढ़ कुमाऊं की सीमा का निर्धारण, यानी कि गढ़वाल कुमाऊं, गढ़ कुमाऊं कहते हैं जब हम संयुक्त रूप से बोलते हैं तो गढ़ कुमाऊं बोला जाता है। गढ़ कुमाऊं यानी कि गढ़वाल कुमाऊं की सीमा का निर्धारण, गढ़ कुमाऊं की सीमा का निर्धारण, गढ़ कुमाऊं की सीमा का निर्धारण नंदा पर्वत से बताया गया है, जिसे नंदा देवी पूर्वी के नाम से पहचाना जाता है। जिसे किसके नाम से पहचानते हैं? ज्योग्राफी में आता है ये। ठीक है, ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन है कि गढ़वाल कुमाऊं की सर्वोच्च चोटी कौन सी है,
तो 7434, 74 34 है ना इसकी ऊंचाई पूर्वी सीमा की। ये क्या कहते हैं, नंदा देवी पूर्वी की। ठीक है, नंदा देवी पूर्वी की जो ऊंचाई है वो 7434 है। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन निकाल देता है यहां से कि गढ़वाल कुमाऊं की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तब नंदा देवी पश्चिमी मत करिएगा, वो उत्तराखंड की अगर पूछेगा तब है उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी। दोनों के सीमा के बीच की अगर पूछेगा तो वो जो है सर्वोच्च चोटी हो जाएगी नंदा देवी पूर्वी। तो जिसे नंदा देवी पूर्वी के नाम से, नंदा देवी पूर्वी के नाम से पहचाना जाता है कि जो ये नंदा, इसमें नहीं लिखा हुआ है कि पूर्वी है पश्चिमी कौन सी, लेकिन आज पिथौरागढ़ लिख भी लेना कि यह पर्वत पिथौरागढ़ तथा चमोली के बीच में स्थित है। पिथौरागढ़ चमोली के बीच में स्थित है। चमोली आ जाएगा केदारखंड में और पिथौरागढ़ आ जाएगा मानसखंड में। बस हो तो गया। ठीक है, तो आपको जो है ये याद रखना है। ठीक है, चमोली और ये। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे मानस खंड। मानस खंड जो है नाम का संबंध भाई है ना। मानस खंड का अर्थ क्या बताया गया है, तो मानस शब्द के दो अर्थ बताए गए हैं। खंड का मतलब तो जो क्षेत्र होता है, खंड का मतलब क्या है, भाग है ना, भाग है। जैसे जो है नेपाल खंड है, मानस खंड है, केदार खंड है, इस पर कश्मीर खंड है, इस प्रकार से खंड का मतलब होता है भाग। लेकिन जो मानस शब्द है इसके दो अर्थ बताए गए हैं, दो अर्थ हैं इसके। मानस शब्द के दो अर्थ हैं। ठीक है, पहला तो मानसरोवर, ताल, ये ताल है के नाम पर जो है मानस शब्द खंड नाम बना है। किसके नाम पर, मानसरोवर के नाम पर जो है मानस, देखो तो मानस, 100 से सरोवर तो मानसरोवर के नाम पर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानस खंड का वह ताल कौन सा है जिसे मानसरोवर की उपाधि दी जाती है। नैनीताल, एक दिन बता भी रहा था मैं, नैनीताल है साहब। कुमाऊं का मानसरोवर किसको कहा जाता है, नैनीताल को कहते हैं। और क्यों कहते हैं, नैनीताल को इसलिए कहते हैं कि एक कहानी है स्कंद पुराण में कि 3 ऋषि थे ना, यानी कि अत्रि, पुलस्त्य और पुलह है। कहते हैं कि ये एक बार यहां से विचरण कर रहे थे, भारी प्यास लगी, इन्होंने जो है कुआं खोदा। पता नहीं क्यों खोदा भाई, है ना, किसी धार के पास चले जाते। पर कहानी है कि इन्होंने जो है एक कुआं खोदा, काफी गहराई में कुआं खोदने पर भी जो है पानी नहीं निकला। तब उन्होंने इस ताल के जो है तीनों कोनों पर बैठ करके तीनों ऋषियों ने जो है तपस्या की थी। किसकी, मानसरोवर की, ये क्या कहते हैं, मानसरोवर की, सॉरी, ये है, इसकी तपस्या की थी। और कहते हैं कि जो है इस ताल में जो है ये जल अवतरित हो गया था 3 ऋषियों की तपस्या के कारण। तो इसको त्रिऋषि सरोवर भी बोलते हैं नैनीताल को। नैनीताल जो है इसको कहा जाता है त्रि ऋषि सरोवर, और इसको कहा जाता है कुमाऊं का मानसरोवर भाई। कुमाऊं का मानसरोवर भी जो है इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो मानस नाम से जो है मानसरोवर है, इसी के नाम से मानस खंड का जो है नामकरण हुआ है सर। ठीक है, इतना एक आपको जो है याद रखना है, लिखवाना पड़ेगा। लिख लिया, लिखो जिन लोगों को समस्या, कुछ लोग गमटा रहे हैं भाई, ना 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 ना, ऐसा ना करें। ठीक है, आप अपने लिए आर के पढ़ना, बगल वाला अपने लिए आर के है, वो हाँ कह रहा तो आप जबरदस्ती हाँ क्यों कह रहे हैं। लिखो, लिखेगा, लिखेगा, मानसरोवर, मानस खंड का एक अर्थ, मानस खंड का एक अर्थ तिब्बत में स्थित मानसरोवर ताल से लिया जाता है। सबको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो समझते हैं बहुत अच्छी बात है। तिब्बत में स्थित मानसरोवर ताल से लिया जाता है। तिब्बत में स्थित मानसरोवर ताल से लिया जाता है।
नैनीताल को कुमाऊं का मानसरोवर ताल तथा त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना गया है। त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना गया है। तीन ऋषियों की आराधना से, तीन ऋषियों की जो है तपस्या से, तीन ऋषियों की तपस्या से नैनीताल में मानसरोवर का जल उत्पन्न हुआ था। नैनीताल में मानसरोवर का जल पहुंचा था या जो है उत्पन्न हुआ था, आप ये कह सकते हैं, तो तब कहा जाता है। ये याद रखना है। एक अर्थ इसका ये है। दूसरा अर्थ इसका जो है, दूसरा साहब इसका अर्थ लिया जाता है मानसरोवर मानस खंड का जन मानस। जनमानस, जनमानस का अर्थ क्या होता है? इस क्षेत्र के निवासी। भाई अगर हम बोलते हैं कि उत्तराखंड के जनमानस क्या सोचते हैं, जनमानस मतलब यहां रहने वाले लोग, जातियां, जो यहां का समाज है, उसको जनमानस कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो मानस शब्द है, जनमानस, इससे मानस खंड शब्द जो है कहते हैं उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और जनमानस का अर्थ है मानस खंड की प्राचीन जातियां। जातियां यानी कि यहां के जो जातियां निवास करती हैं इस क्षेत्र में, जो जनमानस रहते हैं ना, जो जातियां रहती हैं, तो कौन कौन सी जातियों के निवास का वर्णन है इसी मानस खंड में? कोल, किरात, खश, यक्ष, शक, नाग, विद्याधर, गंधर्व, इतनी जातियों का निवास बताया गया है इस क्षेत्र में। ठीक है, कि जनमानस के रूप में यानी कि प्राचीन जातियों के रूप में मानस खंड में जो है वर्णित, मानस खंड की लिखना प्राचीन जातियां कौन कौन सी हैं, तो ऐसे लिखना। पहला आएगा कोल। अब मैं तो कोल से शुरुआत करूंगा ना, और फिर तथ्य भी बता दूंगा कि कोल क्यों है पहली जाति, किसने कहा है, तो कोल है। दूसरा आता है किरात, फिर है खश, फिर है यक्ष, फिर है, हाँ जी बिल्कुल, शक, पहले शक, फिर यहां पर लिख रहा हूं मैं नाग, गंधर्व, गंधर्व, और फिर है आपका विद्याधर, विद्याधर। ये जातियां कहते हैं जनमानस के रूप में मानस खंड में वर्णित हैं साहब। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं मानस खंड में निम्नलिखित, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे गए, निम्नलिखित जातियों का विवरण मिलता है। निम्नलिखित जातियों का विवरण मिलता है, इसलिए इसको मानस खंड नाम दिया गया। ठीक है, केदार खंड इसलिए दिया गया था क्योंकि भगवान केदार का जो है प्रभाव था, राजधानी थी पंच केदार, तो पंच केदारों के कारण जो है केदार खंड नामित हुआ। यहां पर जातियों का निवास है तो इसे जनमानस मानस खंड कहा गया। ठीक है, लिखवाना तो नहीं है, हो जाएगा ना, तो इतना आपको जो है याद रखना है। और अब हम जो आगे पढ़ेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मानस खंड का नाम कुमाऊं कैसे नामित हुआ। इस पर जो है, आज मानस खंड नहीं बोलते हैं ना, ठीक है, क्या बोलते हैं, कुमाऊं। भाई हर किसी नाम के पीछे एक लॉजिक होता है। अगर मैं गढ़वाल की बात करूं तो केदार खंड का नाम गढ़वाल कैसे पड़ा, क्योंकि यहां 52 गढ़ थे, और 52 गढ़ों का अजय पाल ने एकीकरण किया तो अजय पाल क्या कहते हैं, गढ़वाल हो गया, गढ़वाल की मजबूत सीमा हो गई। तो ऐसा ही जो है, जो मानस खंड है उसका नाम कुमाऊं कैसे हुआ, तो मानस खंड से कुमाऊं का इतिहास क्या कहता है,
तो इतना लिख लिया है, आगे बढ़े। ठीक है जी। मानस खंड से कुमाऊं नाम का इतिहास। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है जी यहां से, जबरदस्त। ठीक है, तड़क भड़क वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि बताओ कि कुमाऊं का नामकरण जो है किस जीव के नाम पर हुआ है। सीधी सी बात है ना, जीव आधारित नाम है कुमाऊं, ये मान लो आप। तो वनस्पति पूछा जाता है, जीव पूछा जाता है, तो जो है याद रखना है कि जो कुमाऊं नाम है वो कछुए के नाम पर है, कछुआ के नाम पर है। कहानी क्या है कि जो है चंपावत में, ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि जो दक्षिणी सीमा है चंपावत, चंपावत में जो है एक पर्वत था जिसका नाम था, हाँ जी, जिसका नाम था पहले काकगिरी, फिर कांडादेव, ठीक है, फिर कांतेश्वर पर्वत हुआ। ठीक है, तो एक पैकी पर्वत के नाम है सारे ये। काकगिरी, गिरी का मतलब होता है पर्वत, यहां चंपावत में था ये। ठीक है, इसी पर्वत का नाम है कांडादेव, कांडादेव, और इसी पर्वत का नाम है कांतेश्वर पर्वत, कांतेश्वर पर्वत। ये पर्वत था साहब यहां पर। अब यहां पर जो है कहते हैं एक विशाल पत्थर था, ढूंगू भाई, क्या ढूंगू, डांग, डांग था। अब ये डांग जो है कहते हैं इसलिए चर्चित हुआ क्योंकि इस डांग में जो है, इस पत्थर में जो है भगवान विष्णु का जो है द्वितीय रूप अवतरित हुआ था, कछुए के रूप में। भगवान विष्णु का दूसरा रूप, भगवान विष्णु का द्वितीय रूप कच्छपावतार कहते हैं। कच्छपावतार, कच्छप किसको कहा जाता है, कछुए को, संस्कृत में कहते हैं कच्छप। ठीक है, तो कछुए के अवतार में जो है भगवान विष्णु का दूसरा रूप जो है यहां पर अवतरित हो गया कहते हैं। ठीक है, अब जो है कछुआ कहां गया, क्या गया, लेकिन वो पत्थर कहीं नहीं गया साहब, वो पत्थर वहीं रहा। ठीक है, और उस पत्थर पर जो है, उस पत्थर पर जो कछुए का जो सांचा है ना, वो सांचा बना रहा। तो कछुए की छाया को, यानी कि जो पत्थर पर जो सांचा बना, तो कछुए की छाया को आंचल क्या कहा गया। कछुए की जो छाया थी उस पर रही, उसे कहा गया आंचल। आंचल कहते हैं जो छाया होती है, जो छाप छूटता है। ठीक है, अब जो ये कच्छप है संस्कृत का, इसको प्राकृत भाषा में कहा जाता है कूर्म, कूर्म। इसी कछुआ को, कछुआ तो हम हिंदी में कहते हैं ना, तो जो कच्छप शब्द है संस्कृत का, तो संस्कृत के बाद जो है प्राकृत आती है। प्राकृत भाषा हिंदी में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो प्राकृत भाषा में इस कच्छप शब्द को, जो ये कछुआ है, ये कहा गया कूर्म। ठीक है, और इसके साथ जुड़ा ये आंचल तो क्या बन गया, कूर्मांचल प्रयोग करते नहीं करते, हम करते हैं। और इसी कूर्मांचल नाम से जो है क्या बना, कुमाऊं। इसी जो कूर्मांचल नाम है, इससे कुमाऊं। अब यहां से एक क्वेश्चन और बना लेता है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसलिए बता रहा हूं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछता है कि कुमाऊं नाम जो है किस भाषा से लिया गया है। भाषा आधारित नाम भी पूछे जाते हैं ना, तो जैसे जो है कुमाऊं नाम का संबंध जो है किस भाषा से है, तो कूर्म से बना हुआ है, यानी कि प्राकृत, प्राकृत भाषा का नाम है। हम ना तो कछुए के नाम पर कह रहे हैं इसको, ठीक है, ना ही कच्छप के नाम पर कह रहे हैं, हम किसके नाम पर कह रहे हैं, कूर्म से आंचल, कूर्मांचल, और कूर्मांचल से कुमाऊं। तो कुमाऊं जो नाम है ये किस भाषा से लिया गया है, प्राकृत भाषा से। एक क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस भाषा के लिए जो है मैंने ये कहानी सुनाई आपको। अगर मैं सीधे लिखवाता तो हो सकता है जो है कुछ नए बच्चे भी हैं उनको समझ में ना आता। ठीक है, अब थोड़ा सा कंसेप्ट तो बन गया कम से कम। ठीक है, भाषा आधारित जो है पूछा जाता है कि ये नाम जो है किस भाषा से है। कभी हम लैटिन भाषा बोलते हैं, कभी हम अरबी भाषा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो है शब्दों का जो है भाषा आधारित नाम है। और दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि किस जीव पर आधारित है कुमाऊं नाम, तो कछुए के नाम पर आधारित।
लिखेंगे थोड़ा सा, लिखो तो, इसी हेडिंग के अंतर्गत लिखना है। जो नहीं लिख पाए उनके लिए कह रहा हूं मैं, जो स्मार्ट लोग हैं वो स्मार्ट है, ठीक है, हम जैसे नहीं है स्मार्ट। लिखो, लिखेगा कोई बात नहीं, लिखेगा चंपावत में काकगिरी, कांडादेव तथा कांतेश्वर पर्वत पर, काकगिरी, कांडादेव तथा कांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु के दूसरे स्वरूप, भगवान विष्णु के द्वितीय रूप, भगवान विष्णु के द्वितीय रूप कच्छपावतार, ये लिखा हुआ मैंने, कच्छपावतार का वर्णन मिलता है, कच्छपावतार का वर्णन मिलता है। लिखेगा कछुए को प्राकृत भाषा में, कछुए को प्राकृत भाषा में कूर्म कहा जाता है। ये कूर्म, कूर्म कहा जाता है, कूर्म कहा जाता है। जबकि कछुए की छाया को आंचल कहा जाता है, जबकि कछुए की छाया को आंचल कहा जाता है। आंचल कहा जाता है। इस प्रकार कूर्मांचल शब्द का प्रयोग हुआ, कूर्मांचल शब्द का प्रयोग हुआ, और कूर्मांचल शब्द से कुमाऊं शब्द वर्तमान में प्रयोग किया जाता है। कूर्मांचल शब्द से कुमाऊं शब्द वर्तमान में प्रयोग किया जाता है। कुमाऊं, कुमाऊं शब्द वर्तमान में प्रयोग किया जाता है, कुमाऊं शब्द वर्तमान में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, इस प्रकार प्राकृत भाषा के कूर्म शब्द से, इस प्रकार प्राकृत भाषा के, अंडरलाइन करना है इसको, ये महत्वपूर्ण है, प्राकृत भाषा के कूर्म शब्द से, कूर्म शब्द से कुमाऊं नाम उत्पन्न हुआ, कुमाऊं नाम का जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ, जो भी लिख सकते हैं आपको। ये जो है इसकी व्याख्या हो गई। ठीक है, आपको जो है ये 1 नंबर का क्वेश्चन जो है ये है। थोड़ा सा एक लाइन और जोड़ दो इसमें, लिखिएगा कि कुमाऊं का नामकरण एक जीव के नाम पर आधारित माना गया है। कुमाऊं का नामकरण एक जीव, कछुआ जीव मतलब, के नाम पर आधारित मानते हैं। मतलब कुछ नहीं छोड़ना है, अगर आ गया पेपर में, ठीक है, तो कुछ नहीं छोड़ना है, सब करना है, जब हम कर ही रहे हैं तो तब वाली बात है, थोड़ा और सही, ठीक है ना। तो जो है अब आपको पता है कि भाई थोड़ा थोड़ा वेटेज बढ़ ही रहा है उत्तराखंड का ना। पीसीएस में कल जो नोटिफिकेशन आया उसमें 400 नंबर का तो अकेले जो है उत्तराखंड पूछ रखा है मेंस में। ठीक है, आज नहीं देंगे, कल नहीं देंगे, पर कभी समय तो आएगा कि आप जो है मेंस देंगे, पैटर्न तो वही रहना है। तो जो है थोड़ा सा जो है नोट्स रहेंगे आपके पास, तो भविष्य में पढ़ने के काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो है थोड़ा सा जो है लिख लेना चाहिए, चीजें जो है समझ लेनी चाहिए, ये याद रखना है। अब हम जो है इसके बाद पढ़ेंगे वही जातियां, यानी कि कुमाऊं की जो है मानस जातियां पढ़ेंगे भाई, जिसमें मैं कोल जाति से शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, उत्तराखंड में जो है कोल जाति का इतिहास। कोल जाति का इतिहास भाई,
अब यहां से जो है सीधे एक क्वेश्चन बनता है कि इतिहासकारों ने किरातों से पूर्व जो है किस जाति को उत्तराखंड में जो है माना है, या जो है किरातों से पहले या उत्तराखंड की सर्वप्रथम जाति के रूप में इतिहासकारों ने किस जाति को मान्यता दी है। प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक ग्रंथों में कोल जाति का वर्णन नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से ना कोल जाति कहीं नहीं लिखा हुआ है, किरातों से शुरू कर रखा है सब जगह। किरात, किम, किन्नर, भिल, ये सब किरातों के नाम है जो धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं। लेकिन एक इतिहासकार हैं शिव प्रसाद डबराल, ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, चारण, जो कहें जो है वो नाम है इनकी, ठीक है। तो शिव प्रसाद डबराल जो है पहले ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने कहा कि नहीं भाई, किरातों से पहले जो है उत्तराखंड में एक जाति है और वो जो है कोल जाति। कोल जाति का इतिहास उत्तराखंड में प्राचीन निवासियों के रूप में, प्राचीन जातियों के रूप में सबसे पहले आता है। तो एक क्वेश्चन सीधे यहां से बनेगा कि इतिहासकारों के अनुसार जो है किरातों से पूर्व जो है उत्तराखंड में किस जाति का अस्तित्व था यानी वर्णन नहीं है इसका, इनको जो है तथ्यों के आधार पर प्रूव किया गया बाद में, ठीक है। तो यह याद रखना है। तो याद रखिएगा कि इतिहासकारों के अनुसार, ये इतिहासकारों के अनुसार है, और अगर हम किरात पढ़ेंगे ना इसके स्थान पर अब कुछ समय बाद, तो तब हम पढ़ेंगे कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार किरातों का प्रत्यक्ष वर्णन है सीधे, ठीक है। तो जो है ये याद रखना है कि इतिहासकारों के अनुसार उत्तराखंड की सर्वप्राचीन जाति, उत्तराखंड की सर्वप्राचीन जाति कोल जाति थी भाई। कोल जाति जो है सबसे पुरानी जाति है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसमें, क्योंकि ये इतिहास आधारित जो है फैक्ट जो है पूछ लिए जाते हैं प्राचीन इतिहास के संदर्भ में, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखना है कि कोल जाति के अन्य नाम क्या क्या है। तो कोल जाति के अन्य नाम, ठीक है, तो इनको दस्यु भी कहा जाता है, दस्यु भी बोलते हैं, इनको पुनकर भी बोलते हैं। अरे उसने जो है सबर और मुंड पूछा था कि नहीं पूछा था? उसने पूछा था अभी जो है जो पेपर हुआ था पहले, ठीक है, सबर और मुंड जो है किस प्राचीन जाति के उपनाम है या दूसरे नाम है, तो उसका आंसर क्या था? कोल, ठीक है। तो क्या ये नहीं पूछ सकता कि किस किताब में लिखा गया है, इनको सबर और मुंड किस किताब में कहा गया है, तो वो भी समझना है। तो दस्यु है, पुनकर है, कोलाय है, कोलाय, कोली है, कोलाय, कोली, ठीक है, और बाणभट्ट, बाणभट्ट की हर्षचरित, और कालिदास की मेघदूतम, दूतम, दूतम, ये तो ऐसी किताबें हैं साहब कि इसमें लिखा गया है इसी जाति के लिए सबर तथा मुंड, और यही उसने पेपर में भी पूछा था कि सबर तथा मुंड जो है उत्तराखंड की किस प्राचीन जाति को कहा जाता है, ठीक है। और इनकी जो भाषा थी, भाषा, उसे मुंडा कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता था? मुंडा, ठीक है, मुंडा कहते हैं। अब थोड़ा सा याद रखो कि अगर आज वर्तमान में हम कहते हैं कि प्राचीन कोल किरातों के वंशज अपने आप को कौन सी जाति मानती है, तो सीधे राजी, मानती नहीं मानती, ठीक है। और राजी जनजाति की भाषा क्या है? मुंडा है कि नहीं है? और इनकी भी भाषा क्या है? ठीक है, मुंडा है। तो यानी कि जो कोल किरातों के वास्तविक वंशज हैं वो जो है राजी जनजाति है, ठीक है। इसीलिए राजी जनजाति को जो है आदम जनजाति का दर्जा दिया गया था सबसे पहले। अब क्या होता है वो ज्योग्राफी आने दो तब बताऊंगा। जनजातियों में भी एक नाम आता है आदम जनजाति। आदम वह जनजातियां होती हैं जो जनजातियों में भी अति पिछड़ी जनजाति होती है, अति प्राचीन प्रवृत्तियों पर चलने वाली जनजाति होती है, उनको आदम जनजाति कहते हैं। राजी जो है पहली जनजाति है आदम प्रवृत्ति की,
हालांकि दूसरी जनजाति बोक्सा को भी आदम पर दे रखा है दर्जा, लेकिन उनसे ज्यादा कौन है? राजी है। राजी क्योंकि जो है सबसे पुरानी जातियों में से एक जाति के वंशज माने जाते हैं। तो इसी में ऐड करना है आपको, इतना लिख लिया कि वर्तमान में प्राचीन भाषा के आधार पर, वर्तमान में प्राचीन भाषा के आधार पर राजी जनजाति को सीधे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्राचीन कोल किरातों के वंशज कौन हैं? तो राजी जनजाति को कोल किरातों के वंशज कहा जाता है। कोल किरात के वंशज कहते हैं भाई। वंशज का मतलब होता है कि जो उनकी पीढ़ी से आए हैं, मतलब है ना। कोल किरातों के वंशज जो है कहा जाता है कोल जाति को। तो ये इतना थोड़ा सा पेपर के लिए याद रखना है, और बाकी जो है इंपॉर्टेंट तो क्या बोलना है बार बार, ठीक है ना। अब मेरे बोलने से थोड़ी हो जाएगा इंपॉर्टेंट, वो तो समझने वाली बात है कि जब पेपर के फैक्ट हैं ये, तो आपको खुद समझिएगा। अच्छे प्राचीन जाति है तो अच्छा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये याद रखना। अब क्या होता है साहब कि उत्तराखंड में इस जाति की जो है कुछ मान्यताएं, कुछ प्रथाएं, कुछ परंपराएं थी, जिनको इतिहासकारों ने जो है ढूंढा है, खोजा है, ठीक है। तो कोल जाति से संबंधित जो है तथ्य क्या क्या है उत्तराखंड में, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। इतना लिख लिया सभी ने? ठीक है जी। कोल जाति से संबंधित तथ्य क्या है? तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सामूहिक बलि प्रथा का जनक जो है किस प्राचीन जाति को मानता है? ठीक है, तो सामूहिक पशु बलि प्रथा, ठीक है, का जनक जो है कोल जाति को कहा जाता है। और आज हम इसको किस नाम से जानते हैं सामूहिक बलि प्रथा को? अठवाड़। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं? अठवाड़ बोलते हैं, देवी के मंदिरों में होता है। अरे जो चंद्रबदनी मंदिर है टिहरी का, वो इसीलिए फेमस था। सबसे बड़ी जो है अठवाड़ वहीं हुआ करता था, ठीक है। कम से कम 8 पशु जो है जिसमें मरना तय है, बकरियां खास करके। तो कहते हैं कि मंदिरों में सबसे पहले सामूहिक पशु बलि प्रथा जो है इन्होंने शुरू की थी, किसने? कोल जाति ने। और आज हम अठवाड़ के नाम से उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो है ये याद रखना है। उत्तराखंड में सामूहिक पशु बलि प्रथा का जन्म कोल जाति ने शुरू किया था। कोल जाति ने शुरू किया था, ठीक है। याद ये रखना है आपको कि जो है वर्तमान में, इन प्रेजेंट टाइम में जिसकी हमें जानकारी है, क्या वर्तमान में सामूहिक बलि प्रथा को अठवाड़ के नाम से जाना गया है, ठीक है। अब तो जो है वो स्थानीय शब्दावली के पीछे हाथ धोकर के पड़ गया भाई, ठीक है। कभी कुमाऊं के पूछ रहा है, कभी गढ़वाल के पूछ रहा है, तो पता होना चाहिए कि अठवाड़ क्या है। तो सामूहिक बलि, पशु बलि पड़ता है, ठीक है, क्या कहा जाता है। तो जो है ये कहते हैं, आज हम इसको जो है कहते हैं। दूसरी बात जो है ये याद रखना कि जो ये कोल जाति है, कोल समाज था, उसमें जो है एक प्रथा प्रचलित थी, ठीक है, वैवाहिक प्रथा कहते हैं, जिसका नाम था कुमार कुमारी ग्रह वैवाहिक प्रथा, ठीक है। इस प्रथा के अधीन जो है कुमार कुमारी जो वैवाहिक प्रथा हुआ करती थी, इसमें एक वैवाहिक मंच हुआ करता था, ठीक है। और इस वैवाहिक मंच में जो है इच्छित वर वधु चुनने का अधिकार हुआ करता था। प्रथा तो बहुत बढ़िया थी ये, गजब है ना।
उस समय की बात है, आज लोग मना कर रहे हैं कि अपनी मर्जी से नहीं चुन सकता वह तो, उस समय की बात है, उन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी थी। एक मंच से इच्छित वर वधु जो है चुनने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो कहते हैं ये प्रथा जो है जानी गई किस नाम से? कुमार कुमारी वैवाहिक प्रथा के नाम से, कुमार कुमारी वैवाहिक प्रथा के नाम से। अब ठीक वो जो है जोड़ देता है, फिर प्रश्न कैसे बनेगा कि वर्तमान में कौन सी जनजाति जो है इस प्रथा को फॉलो करती है या इसी प्रथा के एक प्रारूप को अपनाती है? भूटिया जनजाति। और भूटिया जनजाति में क्या बोलते हैं? रंगभंग प्रथा बोलते हैं भाई, रंगभंग प्रथा कहते हैं। सीधे सीधे के जो है प्राचीन कोलों के जो है कुमार कुमारी वैवाहिक प्रथा के समान वर्तमान में कौन सी जनजाति जो है वैवाहिक प्रथा को अपनाती है? तो जो है जनजाति है भूटिया और प्रथा का नाम है रंगभंग प्रथा। जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लेता है वो, और मैं बता रहा हूं आपकी ये क्वेश्चन जो है कुमार कुमारी वाला पेपर में आ रखा है। ठीक है, तो याद रखना है साहब, यहां आगे वालों को दिख रहा है भाई, है ना? याद रखिएगा कि कोल जाति में कुमार कुमारी वैवाहिक, कुमार कुमारी वैवाहिक प्रथा प्रचलित थी, जिसमें एक मंच से, मंच मतलब एक जगह, एक मंच से इच्छित वर वधु चुनने का अधिकार होता था भाई, इच्छित वर वधु चुनने का अधिकार हुआ करता था। वर्तमान में इस प्रथा को, वर्तमान में इस प्रथा को रंगभंग, रंगभंग गौ है ये, गौ, रंगभंग प्रथा के नाम से भोटिया जनजाति अपनाती है भाई, भोटिया जनजाति अपनाती है। भोटिया जनजाति जो है इस प्रथा को जो है अपनाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, तीसरा पॉइंट लिखा है मैंने, कोल जाति में कुमार कुमारी वैवाहिक प्रथा प्रचलित थी। कोल जाति में कुमार कुमारी वैवाहिक प्रथा प्रचलित थी, जिसमें एक मंच से, एक ग्रह से, एक स्थान से, कुछ भी लिखो आप, एक मंच से इच्छित वर वधु चुनने का अधिकार हुआ करता था। ठीक है, इच्छित वर वधु चुनने का अधिकार हुआ करता था। वर्तमान में इस प्रथा को रंगभंग प्रथा के नाम से भोटिया जनजाति अपनाती है, इसको फॉलो करती है ना? तो ये आपको पेपर के लिए याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, शिव प्रसाद डबराल जी हैं जो डबराल, उनका मानना है कि वर्तमान गढ़वाली कुमाऊनी भाषा में जो है कुछ ऐसे शब्दांशों का प्रयोग आज भी होता है जिसका जन्म जो है कोल समाज में हुआ था। कुछ ऐसी भाषाएं हैं, ठीक है, जिनको हम धक्का दे करके, जोर दे करके, फोर्सली बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है शब्द कौन कौन से हैं? तो गढ़वाली कुमाऊनी में जो है दा, ता, बल, गढ़, गाड़ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द लिखे मैंने, ता, दा, ता, बल, गढ़, गाड़। ठीक है, शब्दों का प्रयोग होता है, लिखिएगा, शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, इन शब्दांशों का जन्म जो है कहते हैं किस समाज में हुआ था? कोल जाति। शब्दों का जन्म
कोल जाति की भाषा से रहा भाई, भाषा से था। अब कैसे, मैं थोड़ा सा समझाता हूं। कुमाऊं में आज भी जो है क्या बोलते हैं, दाजूदा, दा बोलते हैं ना, दाजू दा, बड़े भाई को, ठीक है। ये दा शब्द जो है फोर्सली जोर दे करके, दाजूदा, ठीक है। ता कैसे, जब हम ता बोलने दो ना उसको, ता उसका काम ही क्या है, नहीं बोलते ता, इसके हरकत ही ऐसे हैं, ठीक है ना, और गाली भी दे देते हैं छक्कर की, ठीक है। तो ता शब्द भी हम बोलते हैं, दा भी हम बोलते हैं। घर यूं बल, ठीक है, दोबारा ओलुबल, फिर ओलुबल, बल शब्द जो है धक्का दे करके बोलते हैं, बल, पता नहीं बल, ठीक है। तो ये वाली बात, तो जो है मुख्य रूप से, और गढ़ होते हैं किला, देखना नहीं है, समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। किले को कहते हैं गढ़, और गाड़ कहते हैं नदियों को, क्या बोलते हैं, है ना, गाड़ गदेरे नहीं बोलते हमारे यहाँ। तो ये शब्द जो है कहा गया है कि कोल जाति के जो है मुंडा भाषा के शब्द से, और आज भी प्रयोग हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो बताओ।